अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गुड़िया, आज हमारा टॉपिक जो है वो साइटोकाइनेसिस है। इससे पहले हमने कैरियोकाइनेसिस की डिटेल पढ़ी थी, जिसमें हमने जो है वो माइटोसिस की 4 स्टेजेस का जिक्र किया था। देयर वाज प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज तक हमने जो है वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने कहा था कि दोनों जो साइट्स होती हैं वहाँ पे न्यूक्लियाई अपीयर कर जाते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड नहीं हुआ। ये जो टीलोफेज वाला हमारे पास सेल है ना, अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें तो आपको यहाँ पर एक ये क्लेवेज फरो नज़र आ रही है, मतलब एक घड़ा सा नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे ये नोटिसेबल चीज़ होती है। दूसरा, असल में ये जो क्लेवेज फरो है वो बनती इसलिए है कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ना यहाँ पे मैसेज सेंड किया होता है इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिकुड़ेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये सेल जो है ना वो डीप होता जाएगा इनसाइड, ठीक है, वो अंदर की तरफ जो है वो बढ़ता जाएगा, डीप होता जाएगा। वो अंदर की तरफ इतना ज़्यादा डीप हो जाएगा कि अल्टीमेटली वो दो अलग अलग सेल्स के अंदर एक सेल को जो है वो डिवाइड कर देगा, यानी दोनों का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेपरेट हो जाएगा और दो अलग अलग जो सेल्स हैं वो बन जाएंगे, जिसका अपना अपना अलग से न्यूक्लियस होगा। तो यही वाला जो सारा प्रोसीजर है वो हमने डिटेल में आज साइटोकाइनेसिस में देखना है कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या कुछ है। जब लेट टेलोफेज का जो है वो टाइम आता है, तो उस वक्त जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना वो इक्वेटोरियल रीजन पे सिग्नल्स भेजते हैं सेल के। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। जो प्लांट सेल है उसके केस में इस तरह से जैसे वो सेल बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर में ये वाला इक्वेटोरियल रीजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल्स भेजते हैं और इस रीजन में मौजूद जो एक्टिन मायोसिन है वो एक्टिवेट होके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना देते हैं और फर्दर उसके बाद वहाँ पे जो है वो एक घड़ा सा भी डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्लेवेज फरो बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेल के सेंटर की तरफ गहरी होती जाती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जैसे ऊपर डायग्राम के अंदर था। यहाँ पर जो है फिर माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की जो माइटोसिस होती है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी तो प्रोसेस की जो है वो सेम ही होगी, लेकिन कुछ यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस भी आते हैं। वो अब क्या है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर विजिबल सेंट्रियोल्स नहीं होते, बल्कि उनके एनालॉग रीजन्स होते हैं, मतलब ऐसे रीजन्स जिनका फंक्शन तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होंगे। उन्हीं एनालॉग रीजन से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट के जो है वो रेडिएट करते हैं और क्रोमोसोम्स को जो है वो अलाइन करने और जो है वो सेपरेट करने में रोल प्ले करते हैं। प्लस दूसरी बात ये कि जो प्लांट की शेप होती है ना उसके अंदर भी इतना ऑब्वियस चेंज नहीं आता जितना कि जो एनिमल सेल है उसकी शेप के अंदर चेंज आ रहा होता है। अब हमने देखा ही था किस तरह से सेल का साइज़ बढ़ा, फिर उसमें एंड पे जाके क्लीवेज फरो भी डेवलप हुई और फिर वो दो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डेवलप जो है हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया। लेकिन प्लांट के केस में उसकी शेप के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आता। ये जैसे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है कि प्लांट सेल की ओवरऑल शेप अगर देखें तो वो सेम ही है, ठीक है, एंड पे जाके वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। तो ये जो ओवरऑल शेप के अंदर चेंज नहीं आ रहा उसकी वजह यह है कि प्लांट के पास जो है वो रिजिड सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट में साइटोकाइनेसिस जब होती है ना तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती नहीं, बल्कि उसकी जगह एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है जो वेसिकल्स गोल्जी ऑपरेटर से ओरिजिनेट होते हैं ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या गोल्जी ऑपरेटर से, उन वेसिकल्स के मिलने से ये फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है। और ये जो वेसिकल्स होते हैं असल में जब मेटाफेज की स्टेज प्लांट सेल के अंदर आती है, जिसमें हमने कहा था कि मेटाफेज प्लेट बनती है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज होते हैं, उसी स्टेज पे ये वेसिकल्स ओरिजिनेट हो जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और वो डिवाइडिंग सेल के सेंटर में लाइन अप होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फ्यूज़ करके वहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट ही बना देते हैं एट द एंड ऑफ टेलोफेज। यहाँ पर आप लेट टेलोफेज देख सकते हैं और ये सेंट्रल रीजन में जो है वो वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आए थे अब वो प्रॉपरली असेंबल और फ्यूज़ होके फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो बना चुके हैं।
उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इन वेसिकल्स की, वो बाद में जो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बनेंगे वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती हैं। प्लस इन वेसिकल्स के पास वो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है या वो मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जो कि एक प्लांट की बाद में जो है वो सेल वॉल को कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके पास सेलुलोज और पैक्टिन के प्रिकर्सर्स प्रेजेंट हैं जो कि बाद में जो नए दो डॉटर सेल्स एक पौधे के बनेंगे, उसके सेल के, प्लांट सेल के। सपोज ये आपको, जैसे ये इंडिविजुअल वॉल एक की है और ये दूसरे की है, तो ये दो सेल्स की जो सेल वॉल है ये असल में इसी फ्रेगमोप्लास्ट ने बनाई है। एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की भी एबिलिटी रखता है न्यू डॉटर सेल्स की, प्लस इसके पास वो वाला मटेरियल भी होता है जो कि प्लांट सेल की बाद में सेल वॉल की जो है उसकी भी फॉर्मेशन कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं एनिमल और प्लांट सेल के, कि एक तो जो है इसकी शेप के अंदर इतना चेंज नहीं आता, उसकी वजह कि इसके पास रिजिड सेल वॉल होती है। दूसरा, इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं उसकी जगह इसके एनालॉग रीजन्स होते हैं। तीसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनती बल्कि फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है माइटोसिस के इंपॉर्टेंस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। माइटोसिस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो माइटोसिस है इसमें हमने कहा था हेरेडिटी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल के अंदर। कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज़्यादा नहीं होता बल्कि इक्वली वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट हो जाता है। तो मतलब इसमें ना तो कोई क्रॉसिंग ओवर हुई है ना ही कोई रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ है। इस वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो अनचेंज रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती और सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से डॉटर सेल के अंदर पास आउट हो जाती है। अब यहाँ पर आगे इसके बेनिफिट्स आप कह लें कि माइटोसिस कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करती है वो हम देखते हैं। एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के नतीजे में होती है। रीजनरेशन इसकी वजह से हो रही होती है। हीलिंग ऑफ बाउंड्स यानी जख्मों का बढ़ जाना या पुराने सेल्स की जगह न जो नए सेल्स आते हैं ना वो भी माइटोसिस का ही नतीजा है। प्लस ये कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो भी ऑर्डरली कंट्रोल माइटोसिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं ये आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं, उनमें भी माइटोसिस होती है। इन सारी चीज़ों के लिए वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेके क्लोनिंग तक जितने भी प्रोसेस हैं उन सब के लिए माइटोसिस का वेल मैनेज्ड, कंट्रोल्ड और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब वो वेल मैनेज्ड, कंट्रोल और ऑर्गेनाइज नहीं होगी माइटोसिस, तो उसके नतीजे में फिर जो है वो माल फंक्शनिंग हो जाती है। एक सेल ठीक तरीके से काम नहीं करता या फिर अनवांटेड ट्यूमर्स बन जाते हैं, यानी डिवीजन ही अनकंट्रोल हो जाती है। जितने बॉडी को सेल चाहिए थे उसकी बजाय बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और फिर जो है वो काफ़ी जानलेवा डिजीज़ हो सकती हैं लाइक कैंसर। आगे जो है वो कैंसर की डिटेल है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर जो है ये एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो होती है। अब इसमें होता क्या है कि वैसे तो जो सेल की मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी केयरफुली रेगुलेट होनी चाहिए, मतलब सारा कुछ जो है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतने ही सेल बनने चाहिए। ठीक है, इसी वजह से जो प्रोसेस है सेल डेथ और बर्थ का वो बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि जो है वो एक बॉडी में स्टेडी स्टेट डेवलप हो। जितने नए सेल्स चाहिए उतने ही बने और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो फिर जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए भी डाई कर जाते हैं या फिर दूसरे सेल्स जो हैं वो ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं कि उनकी जो है डेथ हो जाती है क्योंकि बॉडी को उनकी ज़रूरत नहीं। तो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना उतने ही सेल्स बॉडी में होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है फिर नुकसान होता है। अब कई दफ़ा क्या होता है कि ये जो वेल रेगुलेटेड कंट्रोल है, ठीक है, सेल मल्टीप्लिकेशन का, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। एक सेल जिसके अंदर ऐसा होता है, मतलब जिसका जो कंट्रोल है वो ब्रेक कर गया है, फिर वो ग्रो करना शुरू कर देता है और डिवाइड करना शुरू कर देता है अनरेगुलेटेड फैशन। मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, बॉडी की इतनी नीड ही नहीं है फर्दर उस तरह के सेल्स की या उस टाइप के सेल्स की, लेकिन बॉडी जो है वो उस तरह के सेल्स बनाई जा रही है। उसकी वजह क्या है कि जो कंट्रोल था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और जब ऐसे सेल्स नए सेल्स बनाएंगे तो वो भी फर्दर जो है वो इन कंट्रोल फैशन में प्रोलिफरेट होते जाएंगे, मतलब अनचेक कंडीशन होगी और बहुत ज़्यादा डिवीजन होना शुरू हो जाएगी और एक अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल बन जाएगा जिसको बोला जाएगा
ट्यूमर, ठीक है। और जो ट्यूमर जब बन जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। अब ट्यूमर बनते क्यों हैं? जो ट्यूमर्स हैं वो जो ओल्डर एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनके अंदर तो फ्रिक्वेंटली बन रहे होते हैं। उनकी दो टाइप्स होती हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं छोटे साइज़ के और लोकलाइज्ड, मतलब जहाँ बने वहीं रहे, वो दूसरी जगह पे मूव करके वहाँ पर जाके प्रोलिफरेशन नहीं करते। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवाइड होके उस कैटेगरी के और सेल्स बना देना, ठीक है, यानी तादाद में बढ़ना। इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेट करना। तो कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं और लोकलाइज्ड हैं, वो दूसरे पार्ट्स में जाते ही नहीं। उनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। ये पहला जो है इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन है कि बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? वो जो स्मॉल साइज़ के हों, लोकलाइज्ड हों, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये नॉर्मल सेल की तरह ही थोड़ा सा बिहेव कर रहे होते हैं और इतने ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होते। सिर्फ मसला यहाँ पे ये आता है कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना किसी भी सेल का, उसके साथ थोड़ा सा ये इंटरफेयर करते हैं, या फिर जो उसने हार्मोन प्रोड्यूस करने होते हैं उसके साथ उसकी हार्मोन लाइक सिक्रीशन को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इतना इनका डिलेटीरियस इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जिनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं या कैंसर सेल्स भी उनको बोला जाता है, ये वो वाले होते हैं जो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और ये इर्द गिर्द वाले टिश्यूज़ के अंदर तक भी चले जाते हैं, फिर हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चले जाते हैं। और जब बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो गए, सपोज जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारा ब्लड आ जाता है, जो बॉडी की हर जगह जो है वो उसको भेजा जा रहा होता है। अब अगर ऐसे सेल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले गए तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में भी मूव कर जाएंगे और वहाँ पर जाके जो है वो प्रोलिफरेशन एरिया सेट कर देंगे, मतलब उधर जाके वो और तरह के जो है अनकंट्रोल सेल डिवाइड करके बनाते जाएंगे, जिससे ये होगा कि जो उनकी ओरिजिनल अपीयरेंस जो थी जहाँ पर वो पहली दफ़ा शुरू हुए थे उस जगह की बजाय वो सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करते हुए बॉडी की किसी दूसरी जगह पर गए और उस जगह पर भी जाके उन्होंने जो है वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर दी। इस तरह का जो स्प्रेड होता है ट्यूमरस सेल्स का और सेकेंडरी एरिया की इस्टेब्लिशमेंट, जो जहाँ पर जो है दोबारा से सेल जाके वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। सपोज बॉडी में इस रीजन में जो है वो ट्यूमर बना और इसका एक सेल यहाँ से डीटैच हुआ और वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो एंटर हो गया। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बॉडी में हर जगह फैला हुआ होता है और ये फिर किसी भी दूसरे एरिया में जाएगा और वहाँ पे जाके ये वाला सेल जो है अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। ओरिजिन उसका अब यहाँ पर था, लेकिन वो जो है अब इस एरिया में आ गया और यहाँ पर आके इसने अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर उसने एक सेकेंडरी एरिया जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है अनकंट्रोल सेल डिवीजन का। इस प्रोसीजर को जो है वो हम कह देते हैं मेटास्टेसिस। ये ज़्यादा नुकसानदेह है। अब यहाँ पर जो है एक तो अलहदा से बिनाइन और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन है, या इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि कैंसर सेल्स जो हैं वो नॉर्मल सेल से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ इसका आंसर है, ठीक है। ये इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, नॉर्मल सेल्स ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और इन कैंसर सेल्स के अंदर जल्दी जल्दी ग्रो करने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि इनके अंदर न्यूक्लियस की अमाउंट ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म की निस्बत, जिसको हम कहते हैं हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं और माइटोसिस इनमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे होते हैं। और ये जो प्रेजेंस है इन्वेडिंग सेल्स की, नॉर्मल टिश्यू के अंदर अगर कोई इन्वेडिंग सेल आ जाता है ना तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर जो है वो मैलिग्नेंसी शुरू होने वाली है। मैलिग्नेंसी क्या है? यानी ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, वो ट्यूमर जो कि कैंसरस इन नेचर है, ठीक है। यहाँ अब तक जो है इसका आंसर आ जाता है। अब जो कैंसर है ये होता क्यों है? अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि काजेज बताएं कैंसर के। तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल्स हमारे कौन से सेल्स होते हैं? जो बॉडी के सेल्स होते हैं अदर देन गेमेटिक सेल्स। गेमेटिक सेल्स वो होते हैं जिनको कि हम गेमीट्स लाइक बोलते हैं, स्पर्म्स और एग वगैरह, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बॉडी के जितने सेल्स हैं वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं, तो उनमें म्यूटेशन की वजह से जो है ना कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो है वो कैंसर किस वजह से हो सकता है? अगर बॉडी के अंदर जो है, ठीक है, जो जीन्स रेगुलेट करती हैं सेल डिवीजन, उन जीन्स में कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 म्यूटेशन हो जाएं, यानी उन जीन्स के अंदर 3 से लेके 20 तक अगर कोई म्यूटेशन आ जाती हैं, मतलब बेसिस जो है उसमें चेंज हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में भी जो है वो रेगुलेटेड सेल डिवीजन नहीं होती और उससे भी जो है वो कैंसर हो सकता है। तो ये जो 2 रीज़न्स हैं ना, एक तो ये
ये कि सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होना और दूसरा जीन के अंदर जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है उसमें म्यूटेशन आ जाना, उससे जो है वो कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जब म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, तो उससे फिर कैंसर सेल के अंदर जो है वो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि एक तो जो मेटास्टैटिक सेल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल सेल्स नहीं हैं, वो मेटास्टैटिक in नेचर है कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना है और उधर जाके जो है प्रोलिफरेशन करनी है, वहाँ पे एक सेकेंडरी एरिया सेट कर देना ट्यूमर फॉर्मेशन का। वो जो मेटास्टैटिक सेल्स हैं वो अपना कॉन्टैक्ट दूसरे सेल से तोड़ देते हैं और जो सेल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि उस जगह से उन्होंने माइग्रेट करके दूसरी जगह की तरफ नहीं जाना, जो बेसल लमीना बेसिकली या दूसरे बैरियर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उसको भी ब्रेक कर देते हैं और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि वो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं, उनके अंदर इन्वेड कर जाते हैं और वहाँ पर भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडली उनमें प्रोलिफरेशन अनलिमिटेडली होती है, बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता बॉडी का, इस वजह से वहाँ पे जो है वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फिर जो है वो कैंसर की सिचुएशन आ जाती है, वो जो है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो कैंसर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस, और कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल्स को, कॉजेज़ क्या है कैंसर के, और मेटास्टैटिक सेल्स की आप खसूसियात कह सकते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ म्यूटेशन की वजह से जो मेटास्टैटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, लास्ट वाला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है कैंसर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस को। मियोसिस जो है ये एक ख़ास किस्म की सेल डिवीजन होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन मियोसिस के केस में ये होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ना वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ रह जाता है। ठीक है, पेरेंट सेल की निस्बत। और जो मियोसिस है ये सिर्फ होती है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर। एनिमल के केस में तब होगी जब उनमें गैमीट फॉर्मेशन हो रही होगी, मतलब उनके अंदर एग और स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, जबकि प्लांट्स के अंदर मियोसिस तब होती है जब उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, यानी उनके अंदर स्पोर बनने वाली स्टेज के ऊपर जो है वो मियोसिस होती है। ठीक है, तो मियोसिस ने सिर्फ एक तो डिप्लॉयड सेल के अंदर होना है, जबकि हमने माइटोसिस को कहा था वो हैप्लॉयड में भी होती है और डिप्लॉयड में भी हो रही होती है, लेकिन इसकी ये स्पेसिफिसिटी है कि ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर होगी। और दूसरी बात ये कि एनिमल में गैमीट फॉर्मेशन की स्टेज पे और प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन की स्टेज के ऊपर ना मियोसिस का प्रोसेस होता है। और इसमें ये होता है कि जो हर डिप्लॉयड सेल है ना मियोसिस के बाद वो 4 हैप्लॉयड सेल बनाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स होती हैं सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद, जबकि माइटोसिस के केस में एक ही डिवीजन हो रही थी, इस वजह से उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं था हुआ। अब जो मियोसिस है उसमें 2 फर्दर आगे जो है डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब इसमें जो पहली डिवीजन है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बेसिकली वही रिडक्शन डिवीजन होती है, क्योंकि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है वो तो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। ठीक है, और ये दोनों जो डिवीजन्स हैं, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इनको फर्दर आगे जो है वो सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। मियोसिस 1 को आगे डिवाइड किया गया है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में, और ऐसे ही जो है मियोसिस 2 को भी डिवाइड किया गया है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में। तो आज का आपका लेक्चर इतना ही है, जिसमें आप माइटोसिस और मियोसिस का जो है डिफरेंस देख सकते हैं, कैंसर के ऊपर नोट आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है, और साइटोकाइनेसिस की डिटेल हमने पढ़ी है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।